नाजरीन आदाब। कोविड-19 रिलीफ पैकेज के उन्वान से हालात हाजरा के इस खुसूसी शुमारे में आपका खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में जब भी कोई नागहानी आफत आए या कोई मैन मेड डिजास्टर हो तो उसका असर जहां इंसानी जिंदगियों पर पड़ता है वहीं मजमूई मईशत पर भी पड़ता है। तो जाहिर है पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की वबा ने खौफ हरास फैला रखा है और मुल्क में भी एक तरफ इंतजामिया की सतह पे कई इंसदादी प्रोग्राम अमल में लाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अवाम में भी तशवीश है। जिंदगी एक तरह से मुअत्तल हो गई है और रफ्तार बहुत धीमी है। इसी बीच हुकूमत ने एक खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जिसका हुजम 20 लाख करोड़ रुपए बताया जाता है। जाहिर है इसका मुतमई नजर, इसका मकसद ये है कि जब जिंदगी थम जाती है, मौत के खौफ से इंसान अपनी माशी और तिजारती सरगर्मियां रोक देता है तो मजमूई मईशत जो है वो कमजोर पड़ जाती है। इस कमजोर पड़ी हुई मईशत को संभाला देने के लिए, इसका दोबारा अहिया करने के लिए किस तरह से पोस्ट लॉकडाउन जिंदगी बहाल हो जाए, तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएं और मईशत को लगे धचके से भी हम बाहर आ जाएं। इस हवाले से हमने खुसूसी गुफ्तगू का एहतमाम किया है, माहिरीन को दावत दी है। मेरी बाहनी जानिब बैठे हैं एजाज अयूब, मारूफ चेहरा है, अक्सर हमारे शोज में आते रहते हैं और इक्तिसादी और माशी उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। इनके साथ में बैठे हैं इनामुल हक साहब जो कि सहाफ़ी भी हैं, मौक़िक़ भी हैं और माशी उमूर से मुतल्लिक रिसर्च का काम भी करते हैं। तो आप दोनों साहिबान का खैर मकदम करते हैं। ज़ाहिर है एजाज साहब, जब भी कोई आफत आती है उसके बाद हुकूमत, ज़ाहिर अखलाकी फ़र्ज होता है हुकूमत का, तो वो एक राहत पैकेज का ऐलान करती है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। 20 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। यानी एक रिक्शा चलाने वाला यौमिया सिर्फ 100 या 150 रुपए कमाने वाला बंदा भी ये खबर सुन रहा है और एक बहुत बड़ा सरमायादार सनतकार भी ये खबर सुन रहा है। लेकिन इसमें है क्या? देखिए, जो पैकेज रिसेंटली में अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़, जो पैसे देने का जरिया होता है सरकार का वो दो तरीकों से होता है। एक होता है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, दूसरा होता है फिस्कल रूट के थ्रू। बैंकिंग सिस्टम के रूट जो होता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये एग्जाम्पल लीजिए, ये दो पाइपलाइंस है, एक पाइपलाइन के थ्रू पानी आता है, दूसरे पाइपलाइन के थ्रू भी पानी आता है। जो फिस्कल रूट होता है उसके थ्रू पानी जो आता है, जो हम एंड यूजर को देते हैं थ्रू पैकेजेस, वो फ्री होता है, उस पर कोई खर्चा नहीं होता, वो वल्नरेबल सेक्शंस को लाता है। जो हमारा 1.7 लाख करोड़ जो पहला अनाउंसमेंट हुआ था, 2.25 लाख करोड़ का, वो पाइपलाइन से उतना रकम जो है दिया गया था। उसमें गरीब लोग आए थे, किसान, गरीब कल्याण योजना जो थी, MG नरेगा वगैरह, वो एक बहुत बड़ा पोर्शन था, वो फ्री आया था। जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिनके इनकम इमीडिएटली डिस्टर्ब हो गए। लेकिन जो बहुत बड़ा पैकेज वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू है, इसमें से भी पानी आ रहा है, लेकिन वो पानी का कॉस्ट है, मुफ्त नहीं आएगा। मुफ्त नहीं आएगा। उसका कॉस्ट क्या होता है जी? इंटरेस्ट रेट। वो नॉर्मल रेट टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होती है उससे बहुत कम होगा, उतनी ही है, लेकिन उस इंटरेस्ट रेट को या उस EMI को डेफर किया गया। आप ये पैसे इस्तेमाल करें, लेकिन इनको अभी जो है चुकाना अभी नहीं है। 1 साल का बहुत सी स्कीम्स है, जैसे कि एक 3 लाख करोड़ वाली स्कीम है, उसमें मॉरिटोरियम 1 साल का है, या बाकी बिजनेस को भी है। और जो स्पीड ऑफ जो फ्लो मनी का था, पहले अगर किसी एक रेट पे चल रहा था नॉर्मल कंडीशन में, ये नल खोल दिया गया है। मींस पैसा एक तो ज्यादा आएगा, कॉस्ट पे आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ये दो जरिए हैं जिसके थ्रू सरकार ने कोशिश की है कि 20 लाख करोड़ को सिस्टम में इन्फ्यूज किया जाएगा। लेकिन जो बहुत बड़ा पोर्शन है इसमें, लगभग 10-12 लाख करोड़ का पोर्शन है, वो थ्रू बैंकिंग सिस्टम आएगा। उसमें इनके लोन है, जैसे इन्होंने NBFCs को भी लोन दिया है, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू MSMEs को भी 3 लाख करोड़ का लोन दिया है। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को देयर आर सर्टेन गाइडलाइन, जैसे कि कैश कितना रखना पड़ता है। अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है, उसको एक मखसूस पोर्शन जैसे 4 करोड़ जी रखना पड़ता है एज कैश रिजर्व रेशो RBI के पास। उसका रिड्यूस किया गया परसेंटेज, ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा है, रोटेशन में पैसा। हाँ, दो चीजें होती है इकोनॉमी को चलाने के लिए। एक तो ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, जिसको मनी वेलोसिटी कहते हैं जी। तो वेलोसिटी इन जैसे पैंडेमिक वगैरह होता है, इसमें जो डिमांड डिसरप्ट हो जाती है, जिसको डिमांड शॉक बोलते हैं, इवन प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो ये वेलोसिटी ऑफ जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है कम हो जाती है, उसकी वजह से जॉब लॉसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से जो तिजारत नहीं हो पाता है, एज ए रिजल्ट जो इनकम है, लोगों के पास जो इनकम है वो कम हो जाती है। तो इस वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो है 2 फनल्स के थ्रू पैसे डालने की कोशिश की है। बहुत उम्दा एजाज साहब। अब इनाम, आपने सुना, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो प्रोसेस है एक आम आदमी की समझ बूझ के लिए इन्होंने उसे एक्सप्लेन किया।
फायदा क्या होगा मुल्क की सतह पे बनाए? देखिए जी, लिक्विडिटी जब आती है मार्केट में तो पैसा अवेलेबल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक प्रॉब्लम रहेगा हमारे पास। जो जितना भी जो स्टिमुलस मिला है या जो पैकेज अनाउंस, मोस्टली ये क्या होता है कि ये सप्लाई साइड से ज़्यादातर है, डिमांड साइड से उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस वक्त थी, जो थी ज़्यादा पैकेज की थी, वो डिमांड साइड से, डिमांड क्रिएट करने के लिए। यहाँ तक ज़्यादातर अगर हम छोटी मिसाल लेते हैं, कश्मीर, इंडिया की इकानमी बहुत छोटा हिस्सा है, 1% से भी कम। हम अगर इसको कश्मीर की नज़र से देखें तो ये देखना है कि ज़्यादातर लोग जो तिजारत पेशा है, या वो लोग जो ट्रांसपोर्ट से है, वो लोग जो हॉर्टिकल्चर के साथ वाबस्ता है, या वो लोग जो एक्सपोर्ट्स के साथ, कश्मीर क्राफ्ट्स के साथ वाबस्ता है, उन सारे लोगों के लिए उनको पैसा अवेलेबल, क्योंकि उनकी खरीदारी उनकी चीज़ों की नहीं होती है, या वो मार्केट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो क्या अगर एक फार्मर को हम, एक ट्रेडर को हम लोन अवेलेबल करते हैं, वो इस पोजीशन में है कि वो लोन हासिल करके फिर उस लोन का वो करेगा क्या, जब वो शॉप खोलेगा ही नहीं, वो चुका वो नहीं। इसी तरह से एक एक्सपोर्टर या एक आर्टिजन वो लोन लेगा, किस लिए एक्स्ट्रा लोन लेगा, क्योंकि उसको डिमांड है नहीं। तो ऐसी सूरत हाल जब होते हैं, और हम अगर यूरोपियन कंट्रीज या वेस्ट को देखें या चाहे दूसरी कंट्रीज को देखें, तो वहां पे क्या हो, वहां पे दोनों चीजें हुई। एक ये कि लोन्स वगैरह भी दिए गए, दूसरे ये कि जो छोटा मतलब मिडिल क्लास का जो तबका, जो ट्रेडर था, जो ऐसे ही ट्रांसपोर्टर था, या जो दूसरे लोग जो मिडिल क्लास के जॉब करते थे कंपनीज के, उनको उन्होंने डायरेक्ट पैसा दिया, या उन्होंने कंपनीज को पैसा दिया कि आप एम्प्लॉइज को फिलहाल हमारी तरफ से सैलरी दे दो। तो उससे क्या होता है कि डिमांड भी रहती है, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं जाऊंगा कोई चीज खरीदने। आपने बहुत हसास पहलू की तरफ इशारा किया। मैं चाहूंगा कि एजाज बताएं, ऐसा यहाँ क्यों नहीं किया गया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सरकार के पास कितना पैसा है ताकि वो लोगों पे खर्चा है। तो जो उनका बजट था, हिंदुस्तान सरकार का बहुत बड़ा बजट बनाया इस बारी, लेकिन उसमें जो आमदनी वाला साइड था, इसमें दो है, आमदनी और खर्चा। जितना आपका आमदनी आएगा उसी हिसाब से आप खर्चे प्रोजेक्ट करेंगे। मुझे याद है कि लॉकडाउन से बहुत पहले, जब कोरोना वायरस का जिक्र नहीं था, तो उससे पहले ही 2.25 लाख रुपए का इन्फ्यूजन जो है इकोनॉमी में दिया गया था, बिल्कुल आरबीआई की तरफ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो ये एंटर स्लो डाउन हुआ था कोविड में, जो एंटर हुई थी, वो इस पैकेज के साथ जुड़ा हुआ है 20 लाख करोड़ के साथ, जो उसको इंक्लूड किया गया, वो मार्च में अनाउंस किया गया था। तो इंडियन इकोनॉमी का जो फिस्कल रूम है, जिसको बोलते हैं कि आपकी आमदनी जो आ रही है और जो खर्चा आ रहे हैं, उसका बहुत सारा जो डिपेंडेंस रहती है वो टैक्सेस पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें जीएसटी कलेक्शन आता है। और इस बारी बजट में एक बहुत बड़ा पोर्शन था वो आपकी डाइवेस्टमेंट पे, जिनको एयर इंडिया जी प्राइवेटाइज करना था, इनको एलआईसी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेटाइज, ताकि वो बेच के, या स्पेक्ट्रम का जो ये करते हैं ऑप्शन हो जाएंगे, बिल्कुल वो पैसा आता है, ये बेचते। एक तो पहले ही जो इनका ऑलरेडी इनकम था, टैक्सेस आ नहीं रहे हैं। टैक्सेस अप्रैल में शायद मेरे ख्याल में 80% ड्रॉप हो गया इनका जो टैक्स कलेक्शन टारगेट था। इसी तरह से जो बड़ी चीजें इनको बेचनी थी, उसके लिए मार्केट में खरीदार नहीं है, तो इनका बजट का जो पैसा आने वाला था, इनके पास उतना पैसा आया नहीं। एज ए रिजल्ट इनके पास फिस्कल हेडरूम कम था खर्च करने का। उसके ऊपर से कोविड आ गया। तो अभी इस सूरत में सरकार क्या करती है, सरकार कर्जे उठाती है, वो इंटरनेशनल मार्केट से उठाती है या रीजनल मार्केट से उठाती है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की रेटिंग अभी डाउनग्रेड है, बिकॉज इनका फिस्कल रूम नहीं है, तो उस वजह से वो इंटरनेशनली बॉन्ड इशू नहीं कर पाए। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। इंडिया की रेटिंग अभी डाउनग्रेड है, बिकॉज इनका फिस्कल रूम नहीं है, तो उस वजह से वो इंटरनेशनली बॉन्ड इशू नहीं कर पाए। तो जो भारत सरकार अभी है, इनके पास हर एक साइड से अभी बहुत स्पेस, इनकी जो है फिस्कल स्पेस बहुत, एल्बो रूम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एज अ रिजल्ट इनको बड़ी जादूगरी के साथ करना पड़ा। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, जो हमारा अपना ही पैसा था वो हमको रिलीज किया गया, जैसे प्रोविडेंट फंड 12% था पहले, आम आदमी का अपना पैसा। हाँ, बोला जी आप 80% काटेंगे, आपको 2% एक्स्ट्रा सैलरी में आएगा, ताकि इसके पास जो लिक्विडिटी रहे। हालांकि मुझे उससे डिफरेंट टाइप का नुकसान होता है, क्योंकि मेरा प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट ज्यादा था, मेरा टैक्सेबल इनकम, इसी तरह से टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता था।
जो नॉन जैसे इनकम आती थी, जैसे किराएदार को अपने मकान मालिक को पैसा दिया उसको टीडीएस कटता था, अभी वो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अक्रू होता है, वो बाद में देना है। तो सरकार ने ये छोटे छोटे चंक्स मिला के एक पैकेज की सूरत में इसको बना दिया। हालांकि इसका खाली कंपोनेंट जो है सरकार ने अपनी जेब से जो खर्च है वो करीब 2 लाख करोड़ है। अच्छा। वो 20 लाख करोड़ नहीं है, लेकिन बाकी 18 लाख करोड़ जो है वो अप्रोप्रिएशन डिफरेंट चीजें, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, अपना ही पैसा हमारा वो डिफरेंट तरीकों से आ रहा है। तो रीजन यही है कि भारत सरकार के पास पैसे इनकम नहीं थी, तो भारत सरकार को एक बड़ी छोटी गैप में जो है खेलना पड़ा। इसमें एक बहुत सारी जो कंट्रीज है, जैसे ब्राजील अभी डायरेक्टली कैश ट्रांसफर कर, जैसे इन्होंने बहुत सही कहा, जापान है या अमेरिका है, वो डायरेक्टली कर रही है। उनका इकोनॉमिक साइज ज्यादा है, उनके वसाइल ज्यादा है, उनके रिसोर्सेज ज्यादा है, वो ये चीजें बर्दाश्त कर पाते हैं। यूएस करेंसी प्रिंट कर पाती है क्योंकि उनकी करेंसी बाकी ममालिक की रिजर्व करेंसी है, उनको ज्यादा करेंसी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन नहीं होती है। अगर कोई और मुल्क जैसे हमारा यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, तो वो अगर ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगी, जो कि ऑप्शन है उनके पास, लेकिन उसमें बाकी खतरे रहते हैं। मीन जो एग्जिस्टिंग करेंसी सिस्टम में है उसका वैल्यू कम हो जाता है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इनके पास हेडरूम नहीं है, तो इसीलिए इनको ज्यादा वो जो है कर नहीं पाए वैसे जो डिसीजन जैसे कि बाकी ममालिक ने किए, जो इकोनॉमिकली एडवांस है, जो साउथ एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, ये सब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बड़ी लिमिटेड। ये तो डिमेरिट्स हो गए, मतलब इन्होंने कहा कि ये एक तरह से, मतलब जाहिर है कोई भी किसी भी मुल्क का बजट जो है वो एदाद शुमार का गोरख धंधा होता है, इट्स काइंड ऑफ जगलरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यू नो। लेकिन फिर भी एटलीस्ट कुछ तो फायदा हुआ होगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कई चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट ने किया, जैसे 2 लाख करोड़ की, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की जो बात की थी, जो जिसको हम डायरेक्ट स्टिमुलस कहते हैं, उसमें है कुछ स्कीमें हैं। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा का जो उसका एनुअल बजट है उसको 20,000 करोड़ का, उसको 60,000 करोड़ के करीब लाया गया। तो वो पैसा इसी तरह से पीएम किसान या जो ओल्ड एज पेंशन जो वो पहले भी दी जाती थी वो स्कीम, लेकिन उसको थोड़ा एनहेंस किया गया। दूसरा ये उसको टाइमली लोगों के डिसबर्स किया गया, लोगों के बैंक खातों में डाला गया वो पैसा। तो उस पैसे से थोड़ा बहुत जो है, लेकिन वो एक लेवल पे है, लेकिन जो मेरे ख्याल से अर्बन पुअर या जो अर्बन इकोनॉमीज है उसमें से उतना ज्यादा रोल उसका नहीं रहता है। अच्छा, रूरल इकोनॉमी में थोड़ा बहुत उसका, हाँ, पीएम किसान जो हर फार्मर को जो किसी हद तक वो इजाला करती है। इसी तरह से ओल्ड एज के लोग जो है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनके लिए कुछ 500 से 1500 2000 रुपए तक जो मिला उनको 3 महीने के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर, उससे थोड़ा बहुत लोग हो जाता है। लेकिन हाँ बिल्कुल वो सही बात है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर जिसकी गाड़ी यहाँ अगर हम करेंगे कोड के हिसाब से मतलब 2 महीने से, लेकिन अगर हम कश्मीर की हालत तो अगर मैं उस पर आया चाहता हूँ, आप जनरल बताएं। तो जनरली मुझे लगता है उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जिस तरह जैसे पहले कि हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसा कि इनाम भी मतलब बहुत कुछ कहने को है इनके पास भी, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक कल्चर था यहाँ इकोनॉमी में कि जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें लॉन्ग टर्म और इजी लोन्स दिए जाते थे, जिसपे कई स्कैंडल्स भी हुए, लोग चले गए यहाँ से, मुल्क छोड़ के चले गए, 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है। तो क्या ये मुनासिब मौका नहीं था मुल्क के लिए, मुल्क के पॉलिसी साजों के लिए, कि इसमें एक मतलब इक्विटेबल एनवायरनमेंट लैंडिंग का क्रिएट किया जाए, कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं, मतलब किसी को ये फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दिवालिया हो गया या नहीं हो गया, विजय माल्या उठता है जो है, इसी तरह से एक और साहब हैं वो भी चले गए, पंजाब नेशनल बैंक का आपने देखा। तो ये बिग कॉर्पोरेट्स, लॉन्ग टर्म एंड इजी लोन्स, इस हवाले से कोई पॉलिसी साजी नहीं होती है क्या? ये मौका नहीं था? देखिए, पॉलिसी की अगर हम बात करें पेपर पे देखिए इंस्टीट्यूशंस है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या वो आपकी जुडिशरी हो या बाकी सारी चीजें हो, वो पेपर पे बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, जैसा आपका यूएस, जैसा आपका जापान वैसा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो फेल होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ रेड टेपिज्म, देयर इज लॉट ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ जो कि हम बोल सकते हैं कि लॉबिज्म, जो कि इलीट बैंकिंग सिस्टम, इलीट बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तो ये तकिए कलाम है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उसका असर तो पड़ा होगा, क्योंकि दिस गवर्नमेंट सीम्स प्रीटी मच टफ ऑन करप्शन। ऐसा तो बिल्कुल, हालांकि जो गवर्नमेंट का स्टेटेड एम एंड ऑब्जेक्टिव था पावर में आने के लिए व्हेन दे वर फाइटिंग इन 2014, दैट वाज प्रिसाइसली अगेंस्ट दिस करप्शन एंड ऑल, बट इवेंचुअली जो हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो एग्जीक्यूशन इंस्टीट्यूशंस की थी, जो एनफोर्सिंग एजेंसीज थी, जैसे देखिए आपका बैंकिंग सिस्टम में ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट, फिर आरबीआई ऑडिट, 3-4 लेयर की ऑडिट होती है। आप एग्जाम्पल है नीरव मोदी केस का, पंजाब नेशनल बैंक का, मींस आपकी 3-4 लेयर इंक्लूडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑडिट था दैट वाज फॉल्टी, या वहां पे बहुत सारी चीजों को
नजरअंदाज किया गया। They could get away with everything. मीन सिस्टम इज इन प्लेस, ऑडिट इज, तो ऑडिट का काम ही है मॉनिटरिंग और इसको रिपोर्टिंग करना, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं किया। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम कंसिडरेशन, वो फाइनेंशियल हो वो जी, प्रेशर हो। कलामी माफ थोड़ा सा मैं एजाज साहब के यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आपने लिक्विडिटी की आपने बोला कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो लोन्स वगैरह, इस जो ये पैकेज है 20 लाख, इसमें उसका बहुत ख्याल रखा गया है। लोन लेना अब बहुत इजी होगा, चाहे आसान होगा, एमएसएमई वाला होगा कोई, या इवन रेडी वाले के लिए भी ऑप्शन रखा गया है 50,000 के लिए। लेकिन क्या वो लोन लेगा, क्या उसके पास लोन लेके फिर उसको चुकाने की मतलब वो उस लिहाज से देखेगा। लेकिन जो ये अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंसेस, वो इस पैकेज में बहुत है। और मतलब कुछ रिफॉर्म्स भी ऐसे हैं कि जो हेल्प करेंगे कि वैसे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन ये भी है कि ये जो कैपिटलिस्टिक मॉडल है जो अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के तरीके से चलता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जिसके पास नेटवर्थ अच्छी खासी है, तो बैंकर भी कंफर्टेबल होता है कि इसमें रिपेइंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। जो नॉर्मल उसके पास नेटवर्थ उतनी ज्यादा नहीं होती, उसमें डिफॉल्ट का चांस है। एज अ रिजल्ट ये स्क्यूड लैंडिंग हो जाती है। हालांकि लैंडिंग का बुनियादी मॉडल जो है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। सो यू आर लुकिंग आउट एंड यू आर डूइंग सॉर्ट ऑफ पिक एंड चूज। आप देखते हैं कि कौन फैट कस्टमर है, फैट कस्टमर विद गुड कोलैटरल। यस, एज अ रिजल्ट ये जो लैंडिंग का अगर आप पूरा बैंकिंग बुक देखेंगे पूरे हिंदुस्तान का, ये स्क्यूड है। बड़े कॉर्पोरेट्स के बहुत ज्यादा लोन है, और इसमें सरकार की भी एक तरीके की एक पॉलिसी होती है, क्योंकि इनके हिसाब से जो बड़ी लेवल के कॉर्पोरेट्स होते हैं वो बड़ी लेवल के रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जॉब क्रिएशन करते हैं और इकोनॉमी भी मोबिलाइज हो जाती है। ये कैपिटलिस्टिक थॉट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये थॉट जो है सीरियसली चैलेंज 2008 में भी फेल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, ये कल्चर बन चुका है कि बड़ी पार्टीज को ज्यादा लोन एट इजियर टर्म्स। एंड प्लस इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहते हैं। एक बैंक को अगर 100 करोड़ देना है 50 लोगों को, तो उनको एक ब्रांच खोलनी पड़ती है। यहाँ पे अगर 100 करोड़ वाला एक कस्टमर आता है, दे जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ वन कस्टमर। सो यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम है। हालांकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज्यादा है, अगर एक डिफॉल्ट हो गया सारा होता है, तो ये जगलरी रहती है कॉस्ट एंड रिस्क। सही है। ज़ाहिर है एजाज, हमारे नाजरीन को इंतजार होगा कि हम कश्मीर के बारे में कब बात करें। अब इसे हालात का जबर कहिए या लोगों की बदकिस्मती कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से पॉलिसी साजी हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर की रियासत, खासतौर से कश्मीर की वादी, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो लॉकडाउन शुरू किया गया उससे पहले ही 9 महीने यानी कुल मिलाकर 10 महीने से यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो डोलड्रम्स में है, इट्स स्टैग्नेंट। इनफैक्ट अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो 2008 से कश्मीर की इकोनॉमी को खतरात दरपेश है, रुकावटें दरपेश। तो ये जो पैकेज दिया गया है इसमें जाहिर है खुसूसन कश्मीर का जिक्र नहीं है, तो कश्मीर का रद्देमल जानना चाहेंगे नाजरीन कि कश्मीरियों के लिए या कश्मीर की सूरत हाल को इसमें चूंकि मद्देनजर नहीं रखा गया है, लेकिन एग्जिस्टिंग सिनेरियो में क्या कोई फायदा मिलेगा यहाँ के उन तबकों को जिन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, इस सवाल पे आएंगे हम, लेकिन इससे पहले छोटी सी एक जो बात है मुझे कहनी है कि जब भी ऐसे रिस्क आते हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो इंडियन मेनलैंड के बिजनेसमैन हो, तो उस वक्त क्या होता है कि एक हाउस होल्ड के पास सेविंग्स होती है वो डिप हो जाती है, एक बिजनेसमैन के पास उसके एसेट्स होते हैं वो डिप हो जाते हैं। हमारी वो जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी थी वो अगस्त से लेके जनवरी तक वो नील हो गई थी, बहुत कम हो चुकी थी। अब हम इस तरह से लॉकडाउन में घुसे कि हमारी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है नहीं। अब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मैं आपको पहले बताऊंगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके लगभग जो अर्निंग हैंड्स है वो लगभग 44 लाख लोग। उसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ जो सेक्टर्स है वो हमको पैसा कमा के देते हैं। आप 1.25 करोड़ की आबादी, जम्मू कश्मीर की आबादी। हाँ जी, तो 44 लाख जो अर्निंग हैंड्स है उसमें से 10 लाख करीब लोग हमारे अप्रोक्सिमेटली वो ट्रेड के साथ वाबस्ता है। ट्रेड में आपका जी होटेलियर भी आता है, उसमें दुकानदार भी आता है, उसमें जिम्नेजियम भी आता है, होलसेलर, एवरीथिंग। सेकंड नंबर पे हमारा आता है जी ट्रांसपोर्ट, उसके साथ लगभग 3.5 लाख करीब के लोग हैं, 7% ऑफ योर वर्कफोर्स। इसी तरह से आर्टिजन आता है, इसी तरह से आपका एक बहुत बड़ा तबका जो 4.5 लाख लोग है वो सरकारी मुलाजिम है। वो एक सेक्शन जो हमारा स्टेबल है। उनके साथ एक बेनिफिट आया जो उनको पीएफ का कम कर दिया गया वगैरह, जो उनको डिस्पोजेबल इनकम, उनका पैसा रोटेट करेगा। लेकिन अगर हम दो बड़े तीन चार है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, जो मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बिटिया। लेकिन अगर हम दो बड़े तीन चार है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, जो पैकेज में आया उनको खाली एक चीज जो मिल रही है अभी जो अनाउंस हो रही है, दैट इज जो 20% एनहांसमेंट इन देयर लोन, कोलेटरल फ्री लोन, जो कि 3 लाख करोड़ का पैकेज है, वो कि यहाँ पे जो बड़े बड़े बैंक है जो ऑपरेट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर बैंक है, उसमें बाकी बैंक है, वो अनाउंस कर दिया है। लेकिन दैट इज अगेन अ लोन। अभी अगर हम बाहर वाले बिजनेसमैन की बात करें तो वो लोन चुकाने की काबिलियत में है, अभी उसकी जो नेटवर्क है उतनी डिप नहीं हुई है। मतलब जहां तक हमारी जो है जम्मू कश्मीर खत्ते की बात है, तो यहाँ पे अभी रिलीफ का लफ्ज रिलीफ नहीं हुआ, फिस्कल स्टिमुलस नहीं हुआ। हाँ, जो इनाम साहब ने बहुत अच्छे से बात कही कि जो स्टार्ट में हुए वो 1500 रुपए जो फीमेल्स को मिली या 1000 रुपए जो पेंशनर्स को, लेकिन वो बहुत छोटा तबका है। जो बड़ी पॉपुलेशन है जो जॉब क्रिएट करती है, जो आपको आमदनी, उनके लिए लोन्स मिले हैं। लेकिन हमारे पास लोन न तो लेने की कैपेसिटी है, न वापस देने की कैपेसिटी है, क्योंकि ऑलरेडी एनपीएस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं हमारे यहाँ पे रियासत। तो ये पैकेज और ये रिक्वायरमेंट का मिसमैच है। तो कश्मीर में वो ट्रेड हो, वो आपका टूरिज्म हो, वो ट्रांसपोर्ट हो, उन सारों का इस पैकेज से जो एंटिसिपेशन थी, जैसा कि यहाँ का कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री रिसेंटली कोविड से लॉकडाउन से 3-4 दिन पहले वो मिले थे फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से। उन्होंने कस्टमाइज्ड पैकेज में क्या क्या डिमांड की थी, हमें जी टैक्स वेवर दो, हमें जी इंटरेस्ट वेवर दो, तो ये सारी डिमांड थी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। मुमकिन है मरकजी सरकार इस हवाले से अलग से कुछ सोच रही हो। वी आर होपफुल कि ऐसा हो, क्योंकि उस चीज की काफी जरूरत है, क्योंकि लोन के जरिए जो यहाँ पे इक्तिसादी हालात हुए हैं, यहाँ इट्स अ डेवास्टेटेड इकोनॉमी। इसके लिए आप लोन इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए वी नीड अ बिग स्टिमुलस पैकेज, जैसे कि उन्होंने डिमांड भी सही किया है। यू नीड अ टैक्स हॉलिडे, यू नीड योर इंटरेस्ट वेवर्स, एंड यू नीड योर जो आपके सब्सिडीज है इन टर्म्स ऑफ पेइंग योर सैलरीज या पेइंग योर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या बाकी चीजें, उन चीजों की जरूरत है। इनाम, आपने कई बार इस चीज का जिक्र किया कि यहाँ पे अगर स्टिमुलस मिलेगा भी, पैसा आएगा भी, आप लोन दे रहे हैं लेकिन चुकाने की कैपेसिटी नहीं है, ये जाहिर है फैसिलिटेशन की बात है। बिल्कुल। तो आपके जहन में क्या खाका है? मेरे जहन में ये मतलब है किस तरह होना चाहिए था? इस वक्त एक रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए प्योरली। जैसे एजाज ने अभी पहले भी बात की कि आपको इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलनी चाहिए, आपकी टैक्स वेवर मिलने चाहिए कि आपका टैक्स माफ किया। मैं चाहता हूं कि उससे भी थोड़ा आगे गवर्नमेंट एक स्टेप ले कि वो शायद आर्टिजन्स हो, डिस्ट्रेस्ड हार्टिकल्चर के जो लोग हो, स्मॉल ट्रेडर्स है, उनके लोन्स पीछे के कुछ मेरे ख्याल से 50,000 के या 1 लाख तक का प्रिंसिपल जो है माफ किया जाए और फिर आगे के लिए एक लोन दिया जाए। अगर ऐसा पैकेज मिलता है, पिछले भी 1-2 बारी हुआ है ऐसा पैकेज, क्योंकि ये कश्मीर की जो जम्मू एंड कश्मीर को जो इकोनॉमी है वो हमें खाली कोविड के नजरिए से नहीं देखनी है। वो हमें अगर देखना है तो मिनिमम अगस्त 2014 को जाना पड़ेगा, सितंबर जब फ्लड्स आए तब से ये इकोनॉमी डोलड्रम्स में है। तब से कश्मीर में हालात ऐसे रहे हैं कि कुछ करने के लिए नहीं हुआ है, ट्रेड नहीं चला है, टूरिज्म तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फ्लॉप ही है, बीच बीच में उठा तो खत्म ही हुआ। ऐड करना चाहेंगे? जी, इनाम साहब की बात को मैं सब्सटेंशिएट करना चाहता हूँ। आई वाज रिसेंटली गोइंग थ्रू द टैक्स कलेक्शन, जो कि हमारा अपना स्टेट का टैक्स आता है, उससे आपको पता चलती है कि आप में ट्रेड और ये कितना हो रहा है। तो अगर हम 96 से लेके 2002 तक बात करें, वो रेट थी आपकी एनुअल ग्रोथ रेट थी 24% के हिसाब से टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ। 2002 से 2008 तक ये लगभग 19% ग्रोथ हो रही थी। 2008 से 2014 तक अगेन 18-19% ग्रोथ हो रही थी। अगर 2014 से 20 तक ये खाली 9% ग्रो हो रहा है, विच इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर कि हमारी इकोनॉमी 2014 से बिल्कुल स्लम्प हो रही है। नोज ड्राइविंग। आपने टैक्स कलेक्शन की बात की, इसमें बहुत ही स्टीप फॉल देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट जो अगस्त 2019 तक जो है उसकी शरह 15% थी और अब ये कोई 22-23% को टच कर रही है। जी, जो हिंदुस्तान का वो इकोनॉमिक मॉनिटरिंग जो वो इनका जो बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने अगस्त का लिया था डेटा 15%, उसके बाद सितंबर खाली 2 महीने के बाद इन्होंने चेक किया था वो 22% पहुंच गया। मेरे ख्याल में अभी बहुत ज्यादा होगा, इट वोंट बी 22%। यहाँ की मेनलैंड इंडिया में एवरेज से भी ज्यादा होगा। मेनलैंड इंडिया में अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 25 के करीब चल रहा है, तो वो ऐसी जगह की बात है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ के मुकाबले में काफी ज्यादा थी, यहाँ की तो बात ही नहीं है। तो एज अ रिजल्ट अब देखिए उसमें और 2 फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं हमारे, जो कि हमारी इकोनॉमी के
बिसाइड्स गवर्नमेंट मुलाजिमों की जो तनख्वाहें जो आ रही थी 37,000 करोड़ इस साल का लगभग जो सिस्टम में आ रहा है, उसके अलावा 2 स्ट्रीम्स आ रही है। हमारा एक तो एक्सपोर्ट ज्यादा था थोड़ा बहुत, हमारा वो कालीन हो, वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, उसके जरिए हमको 1500-1700 करोड़ सालाना आमदनी आती और है। इस बार तो ये भी हुआ, आप जिक्र कर रहे थे कि जो लोग भारत की मुख्तलिफ रियासतों में या मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे थे, बिल्कुल, उनकी नौकरियां। रेमिटेंसेज आती थी 1300 करोड़ कोई लगभग। 1300 करोड़ रुपए का करीब। की रकम है, तो सब लोग वापस आ चुके हैं। सब लोग वापस, एक तो वो लेट्स से हाफ ऑफ देम विल कम, और जो वहां पे है उनकी इनकम्स कम हो रही है क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन है। पैसा तो तो ये नहीं आएगा लगभग ना। 3000 करोड़ का जो स्टेबल चंक होता था, हर साल हमको ये इनकम आती थी, इसमें ड्रास्टिक स्ट्रेस आने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये जो आने वाली चीज है, इसमें एक तो हमारे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, अनएम्प्लॉयड लोग जो ऐड हो रहे हैं हर साल, और जो बाहर से लोग आएंगे वो भी यहाँ पे इनाम आखिर में drastic situation। आपसे सुनना चाहूंगा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये यहाँ पे एक दीरीना मसला है, जी, बहुत बिल्कुल। मतलब क्रॉनिक इशू है। तो यहाँ पे लोगों को एनकरेज किया जा रहा था कि भाई सरकार पे बर्डन न डालें, आप खुद जॉब गिवर बन जाएं। तो अगला सिनेरियो कितना होपफुल है या डरावना है? मुझे नहीं लगता है ज्यादा होपफुल है, क्योंकि हम मतलब ये पहले क्या होता था, जब कश्मीर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो कश्मीर वुड बी इन आइसोलेशन। इंडिया की इकोनॉमी अच्छी कर रही होती थी, वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो कश्मीर का ही नहीं है, इंडिया का है, होल वर्ल्ड का है। तो उस लिहाज से इकोनॉमी काफ़ी डाउन। सो अगर जो हम कश्मीर में बिजनेसेस क्रिएट करने की या कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उसका मार्केट जो होगा वो विद इन रेस्ट ऑफ कंट्री या आउटसाइड वर्ल्ड है। यहाँ का आर्टिजन है, यहाँ का आईटी अगर थोड़ा बहुत कुछ करेगा या IT, पूरा तो मार्केट डिस्टर्ब है। सारा मार्केट डिस्टर्ब है। उसमें एक डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और एक बात में जो एजाज बात कर रहा था कि और एक सेक्टर जिसकी तरफ हमारी ज्यादा जान है वो होता है डेवलपमेंट सेक्टर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ठप है। रोड कंस्ट्रक्शंस होते थे, दूसरे पुल गांव नहीं में बन रहे हैं, बड़ी इमारतें बड़ी चीजें जो Government होती spending। है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो भी एक बहुत बूस्ट होता है लोकल इकोनॉमी के लिए। कश्मीर यहाँ के इकोनॉमी में तो मजदूर उसकी लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कश्मीर इकोनॉमी में उसकी बहुत ये तो ज्यादा डेवलपमेंट ड्रिवन मॉडल है जी। वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो भी कंप्लीटली ऑलमोस्ट एक्सेप्ट एजाज, नरेगा के आखिर पर काम मैं के चाहूंगा उस कि लिहाज से तीन ऐसी बातें जो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, पिछले 10, 12, 15 साल से काफी तजुर्बे कर रहे थे, काफी कोशिशें कर रहे थे, कुछ लोग एग्रीकल्चर में थे, कुछ प्रोडक्शन में थे। 3 ऐसी बातें उनके लिए बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा सिनेरियो है, बहुत डरावना सिनेरियो जी है। जी जी इसमें इंसान नफ्सियाती तौर पे जो है टूट जाता है, हिम्मत पस्त हो जाती है। जी। क्या आपके जहन में, मतलब जिस तरह का आपका फील्ड है उस हवाले से, क्या मतलब कोई होप है उनके लिए? जी, मेरे ख्याल में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमको अवेल करनी चाहिए। पहली चीज, जो बाहर से सप्लाई चेन थी, बाहर से जो मटेरियल आता था, वो खाने का सामान हो, वो कुछ हो, क्विकली हमें मतलब वी वांट टू रश थ्रू वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, तो लोकलाइजेशन की जो चांसेस है बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेबर भी सस्ता है, अभी रेंटल्स भी सस्ते हैं, अभी लोन भी सस्ते हैं। तो अभी कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना, हालांकि आई विल बी क्वेश्चन अगेंस्ट इट, लेकिन दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग। और लोकल डिमांड 80 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, ये कोई कम डिमांड नहीं है। इसको केटर करने के लिए आप कुछ बिजनेस सेटअप करें, तो मेरे ख्याल में ये मौका बहुत सही है। चलें, थैंक यू वेरी मच कि इस बहुत ही जो है डरावनी सिनेरियो में हमने एटलीस्ट उम्मीद की एक किरण तो नजर आई। नाजरीन, आपका शुक्रिया, मेहमानान आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि नौजवान जो हैं वो हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि हर डूबने वाला सूरज ये पैगाम दे जाता है कि सहर जरूर होगी, अगली सुबह होगी। अगली बार अगले मौजू और नए मेहमानान के साथ फिर हाजिर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।